हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जीके सुपर 30 के यूट्यूब चैनल में। मैं रानी करार। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने वर्णमाला से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज पढ़ाए थे आपको। आज मैं पार्ट सेकंड लेके आई हूँ आपके लिए एमसीक्यूज का, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके हर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम वर्णमाला से रिलेटेड एमसीक्यूज का पार्ट सेकंड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन सा है? इन चारों में से आपको संयुक्त व्यंजन वर्ण बताना है। तो पहला है हमारा का, दूसरा है त्रा, तीसरा है छा और चौथा है मा। तो बताइए चारों में से संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन सा होता है? तो मैंने आपको समझाया था कि जो छ त्र ज्ञा, छ त्र ज्ञा और स्रा हमारे होते हैं, ये चारों क्या होते हैं? ये संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं। तो इनमें से हमारा कौन सा राइट आंसर होगा? सेकंड वाला, जो त्रा हमारा होता है वो है संयुक्त व्यंजन वर्ण, जो कि दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा वर्ण सघोष या घोष है? सघोष या घोष पूछा जाए तो एक ही बात होती है, क्योंकि जो सघोष वर्ण होते हैं और घोष वर्ण होते हैं वो एक ही होते हैं। ठीक है, तो कौन से वर्ण मैंने बताए थे? सघोष होते हैं। कौन से वर्ण होते हैं? पहला और जो दूसरा वर्ण हमारा होता है वो अघोष होता है, और बाकी जो बचे हैं तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो क्या होता है? घोष या सघोष जिसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा वर्ण सघोष वर्ण है। तो जो चा और छा वर्ण है हमारा, ये पहला और दूसरा वर्ण है। और सेकंड जो है टा ठा, ये भी पहले और दूसरे वर्ण है। तीसरा जो है हमारा दा और धा, कौन से वर्ण है? ये है हमारा तीसरा और चौथा वर्ण है, दा और धा। ठीक है, ये का और खा, ये पहला और दूसरा वर्ण है। तो राइट आंसर क्या होगा? तीसरा वाला, जो दा और धा है हमारे, ये क्या होते हैं? सघोष वर्ण होते हैं, क्योंकि सघोष वर्ण की संख्या क्या होती है? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हर वर्ग का। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। मुख से निकलने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? बताइए, मुख से निकलने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है शब्द, दूसरा है अक्षर, तीसरा वर्ण और चौथा वाक्य। तो राइट आंसर क्या होगा? मुख से जब हम कोई ध्वनि निकालते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम? अक्षर बोलेंगे उसे, क्योंकि अक्षर का लिखित रूप जो होता है वो तो हमारा ये वर्ण होता है। जो अक्षर का जो लिखित रूप होगा वो होगा वर्ण। ठीक है, और शब्द हो नहीं सकता, क्योंकि शब्द तो वर्णों से मिलकर बनता है और वाक्य शब्द से मिलकर बनता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? अक्षर होगा। ठीक है, अगला, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी होती हैं? कंठ ध्वनियां यानी जो कंठ से उच्चारित होती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा क वर्ग होता है, क ख ग घ ण, यानी जो क वर्ग पूरा होता है वो कंठ ध्वनियां कहलाती हैं। कोई भी वर्ण यहाँ पे आ जाए, आपको यहाँ पे क वर्ग पूछा है, कंठ ध्वनियां पूछी है सॉरी, तो आपको का वर्ग टिक करना है, क्योंकि जो चा वर्ग होता है वो तालव्य ध्वनियां होती हैं, तालु से जिनका उच्चारण किया जाता है। ता वर्ग, ता वर्ग कौन सा होता है? ये हमारा दंत्य वर्ग होता है। ठीक है, और जो पा वर्ग हमारा होता है वो हमारी ओष्ठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियां होती हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा का वर्ग। यहाँ पे मैंने आपको का दिया है। कोई भी वर्ण यदि आपको एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो खा पूछा जाए, गा घ णा, कोई भी वर्ण पूछा जाए का वर्ग से रिलेटेड, तो आपको कंठ ध्वनियों का ही टिक करना है। ठीक है, अगला है हमारा, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं। तो आपको स्थान के आधार पर पूछा है कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं जो कि मूर्धा से उच्चारित होते हैं। मैंने आपको बताया था जो जीभ हमारी होती है वो मूर्धा को टच करती है, यानी जो हमारे मुंह की ऊपर वाली छत जो होती है उसको टच करती है, तो वो मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन से वर्ण हैं जो कि मूर्धन्य व्यंजन होते हैं? तो जो का और खा हैं वो तो कंठ वर्ग वाले हैं। चा, छा, जा, ये कौन से होते हैं? हमारे तालव्य ध्वनियां होती हैं। ट, ठ, डा कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे मूर्धन्य, क्योंकि ये मूर्धा से उच्चारित होते हैं। तो ट, ठ, ड, ढ, ण, कोई सा भी वर्ण आपको पूछा जाए वो हमारे मूर्धन्य व्यंजन होते हैं, क्योंकि ये मूर्धा से उच्चारित होते हैं।
आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है वे कौन से होते हैं? जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगे, सबसे कम समय तो वो कौन से होंगे? तो पहला है दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर और संयुक्त स्वर। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा? ह्रस्व स्वर जो होते हैं हमारे, इन्हीं को लघु स्वर भी कहा जाता है। लघु स्वर और ह्रस्व स्वर एक ही होते हैं, यानी इनमें लगता है कम समय कहें एक मात्रा का समय। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे ह्रस्व स्वर। आगे बढ़ते हैं। ड़ा और ढ़ा कौन से व्यंजन वर्ण होते हैं? ये जो दो वर्ण लिखे हैं यहाँ पर, ड़ा जिसका उच्चारण है और ढ़ा, तो ये कौन से व्यंजन वर्ण होंगे? ऑप्शन दिए हैं संयुक्त वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण और उच्छिष्ट वर्ण। तो बताइए कौन से होंगे? क्योंकि संयुक्त वर्ण तो मैंने आपको बताया छत्र, ज्ञ और स्राव होते हैं। अंतस्थ वर्ण आपको पता है, यार अलावा ऊष्म वर्ण सा सा तीनों सा और हा, और उच्छिष्ट वर्ण जो है हमारे, ये कौन से हैं? इन्हीं को हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। और विकसित व्यंजन जो कि नए नए हिंदी में आए हैं, तो वो कौन से हैं? इड़ा और इड़हा। ठीक है, तो यही होते हैं हमारे उच्छिष्ट व्यंजन वर्ण। आगे बढ़ते हैं। घा, घा कौन सा वर्ण है? तो इनमें से आपको बताना है कि घा कौन सा वर्ण है। अल्प प्राण है, महाप्राण है, अघोष है या कोई नहीं? तो बताइए कि कौन सा वर्ण, ये जो घा वर्ण है ये क्या है? अल्प प्राण है क्या? तो मैंने आपको बताया अल्प प्राण होता है हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। तो बताइए घा क्या अल्प प्राण वर्ण है? नहीं है, क्योंकि ये पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण नहीं है। ठीक है, ये चौथा वर्ण है। तो जो महाप्राण होता है वो दूसरा और चौथा वर्ण होता है हर वर्ग का। तो ये जो घा है हमारा, ये कौन सा वर्ण है? चौथा वर्ण है। तो हमारा राइट आंसर होगा महाप्राण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से अर्ध स्वर कौन से होते हैं? अर्ध स्वर पूछा है यहाँ पे। निम्न में से अर्ध स्वर कौन से होते हैं? पहला ऑप्शन है पा या फा, दूसरा है या वा, तीसरा है रा ला और चौथा है शा सा। तो बताइए कौन से होते हैं इन चारों में से? तो जो या और वा होते हैं, इन्हीं को अर्ध स्वर कहा जाता है। क्या होते हैं ये? अर्ध स्वर कहलाते हैं। क्यों कहते हैं इन्हें अर्ध स्वर? क्योंकि या और वा का जब उच्चारण किया जाता है, इनको बोला जाता है, तो ये इनमें स्वर से थोड़ा अधिक समय लगता है और व्यंजनों से थोड़ा कम समय लगता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है। आया समझ में आप सभी को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से पार्श्विक व्यंजन वर्ण कौन सा होता है? पार्श्विक व्यंजन वर्ण आपको कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि ये पार्श्विक व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो ऑप्शन दिया है हमें या, रा, ला और वा। तो कौन सा वर्ण होता है जिसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं? तो जो हमारा ला है, ला वर्ण, ये होता है पार्श्विक व्यंजन वर्ण। क्यों होता है? क्योंकि जब ला वर्ण का हम उच्चारण करते हैं, तो जो हमारी जीभ होती है, जीभ के आइट साइड यानी अगल बगल से वायु बाहर निकलकर कोई भी ध्वनि उत्पन्न करती है, इसीलिए इसे पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, तो जो ला है हमारा, वही हमारा राइट आंसर है। अगला आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा तालव्य वर्ण है? तालव्य वर्ण यानी जो तालु से उच्चारित होता है। इन चारों में से बताइए, टा वर्ग, टा है क्या, पा, चा या था? तो कौन सा है हमारा तालव्य? चा जो है हमारा, ये तालु से उच्चारित होने वाला वर्ण है, इसलिए ये हमारा तालव्य व्यंजन वर्ण होता है। ठीक है, आया समझ में आपको? आगे बढ़ते हैं हम। 12वां क्वेश्चन है हमारा, वे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक ऊष्मा या गर्मी पैदा होती है, वे वर्ण कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया था कि अधिक ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी जिनके उच्चारण में एक प्रकार की आपको ऊष्मा पैदा होती है बोलने में, तो वो कौन से वर्ण होते हैं? पहला है छ, त्रा, दूसरा है पा, फा, तीसरा है डा और ढा और चौथा है शा और शा। तो बताइए ये चौथा जो ऑप्शन है हमारा, दोनों शा जो होते हैं वही, यानी जो तीनों शा और हा, चार वर्ण जो होते हैं, वही ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो इन्हीं वर्णों को बोलने में अधिक ऊष्मा
उत्सर्जित होती है या अधिक गर्मी पैदा होती है। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लुंठित व्यंजन वर्ण कौन सा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो समझिए लुंठित व्यंजन कौन सा है और कौन सा वर्ण होता है जो कि लुंठित व्यंजन जिसे कहते हैं। पहला है रा, दूसरा है माँ, तीसरा ना और चौथा है ज्ञानी वाला। तो बताइए कौन सा है लुंठित व्यंजन? तो जो रा हमारा है, पहला ऑप्शन, यही राइट आंसर है। जो रा होता है उसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसको उच्चारित किया जाता है, इसका उच्चारण किया जाता है, तो जो जीभ का आगे वाला हिस्सा होता है उसमें एक प्रकार का कंपन पैदा होता है, यानी जो जीभ होती है वो कांपने लगती है, इस प्रकार से लगता है। इसीलिए इन्हें लुंठित और इनका दूसरा नाम प्रकंपित भी इन्हें कहा जाता है। प्रकंपित कहें या लुंठित से आपको क्वेश्चन आए तो आपको रा टिक करना है। आया समझ? आगे बढ़ते हैं। अल्प प्राण कौन से होते हैं? इनमें से बताइए कि अल्प प्राण कौन से होते हैं। पहला है कम वायु का निकलना, अधिक वायु का निकलना, या दोनों प्रकार के हो सकते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अल्प प्राण जो होते हैं वे वर्ण होते हैं जिनमें कि इनको उच्चारित करते हैं जब, तो कम वायु मुख से बाहर निकलती है। कम वायु का निकलना होता है तो वही क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, आया समझ? आगे बढ़ते हैं। प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो मैंने आपको बताया था कि प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दो भागों में किया है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला तो है हमारा अल्प प्राण, ठीक है, और दूसरा कौन सा है? महाप्राण। दो ही भागों में बांटा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? तीसरा वाला, दो भागों में। आगे बढ़ते हैं। हमारी राजभाषा कौन सी है? ठीक है, हमारी राजभाषा कौन सी है जिससे राजभाषा की मान्यता संविधान के द्वारा प्राप्त हुई है? तो वो है हमारी हिंदी भाषा। ठीक है, आया समझ? हिंदी भाषा जो है वो हमारी राजभाषा कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में किसी भी प्रकार का कंपन होता है, वे कौन से वर्ण होते हैं जिनमें कि कंपन पैदा हो एक प्रकार का? तो पहला ऑप्शन है महाप्राण, दूसरा है अल्प प्राण, तीसरा है अघोष और चौथा है सघोष। तो कौन से वर्ण होते हैं जिनमें कि एक प्रकार का कंपन पैदा हो जिनके उच्चारण में? तो वो होते हैं हमारे सघोष वर्ण। इनके उच्चारण में एक प्रकार का कंपन पैदा होता है स्वर तंत्रियों में। ठीक है, और यदि आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता कि ऐसे व्यंजन वर्ण बताइए जिनके उच्चारण में किसी भी प्रकार का कंपन पैदा नहीं होता है, तो वो हो जाते हमारे कौन से? अघोष वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, आया समझ? आगे बढ़ते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारी नाक मदद करती है, यानी नाक की सहायता से वो उच्चारित होते हैं, वे कौन से वर्ण होते हैं? पहला है अनुस्वार, दूसरा है चंद्रबिंदु, तीसरा निरनुनासिक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जो हमारा अनुस्वार होता है वही क्या है? राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि अनुस्वार जो हमारा अनुस्वार होता है यानी अंग जिसे बोलते हैं, वो क्या नाक से उच्चारित होता है। और जो हमारे पांचवा अक्षर होते हैं यानी वर्ग के पांचों पांचवा जो अक्षर होता है, हर वर्ग का पांचवा अक्षर जो होता है वही क्या होता है? नासिक की ध्वनियां होती हैं, यानी जो नाक से उच्चारित होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में अनुस्वार अकेला दिया है, तो यही राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी शब्दकोश का अंतिम वर्ण कौन सा है? तो आपको बताना है कि हिंदी शब्दकोश, हिंदी डिक्शनरी जो होती है उसका अंतिम वर्ण कौन सा होता है। तो कभी भी देखना जो हा है, हा जो है वही अंतिम वर्ण होता है, सबसे लास्ट वाला जो वर्ण है शब्दकोश का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से व्यंजन गुच्छ वाला शब्द कौन सा है? व्यंजन गुच्छ बताना है आपको। तो मैंने समझाया था जो द्वित्व व्यंजन होते हैं उनमें इस प्रकार के शब्द आते हैं कि दो समान व्यंजन होते हैं, यानी पहला आधा होता है जो हलंत लगा हुआ होता है और दूसरा पूरा वर्ण होता है, तो उनसे मिलकर क्या बना होता है? इस प्रकार का शब्द बनेगा जैसे कि पक्का। ठीक है, आया समझ में? तो ये द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, यानी इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो द्वित्व व्यंजन वाले शब्द होते हैं। तो इसमें भी दो समान व्यंजन वर्ण है और इसमें भी दिल्ली शब्द में भी दो समान व्यंजन वर्ण है और छज्जा जो है उसमें भी समान व्यंजन वर्ण है। परंतु जो दूसरा ऑप्शन है हमारा अक्ल,
अक्ल में दो असमान व्यंजन वर्ण हैं, यानी ऐसे दो व्यंजन वर्ण, ऐसे व्यंजनों का गुच्छा जिनके बीच में किसी भी प्रकार का स्वर की ध्वनि ना आए या स्वर शामिल ना हो बीच में। जैसे कि इसका हम विच्छेद करेंगे तो का प्लस ला आएगा, यहाँ पे कोई भी स्वर नहीं आ रहा है और दोनों असमान व्यंजन है। तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, व्यंजन गुच्छ कहलाते हैं। आया समझ? आगे बढ़ते हैं। इन्हीं दो शब्दों के मध्य हल्का सा जब विराम होता है, ठहराव की गति ठहराव होता है एक प्रकार का, तो उसे क्या कहते हैं? तो बताइए, पहला ऑप्शन है संगम, अनुतान, संयोग या कोई नहीं। तो जो मैंने आपको बताया था कि शब्दों के मध्य एक प्रकार का जब ठहराव होता है या विराम की स्थिति पैदा होती है तो वो क्या कहलाता है, संगम कहलाता है। यानी ऐसे वर्ण जिनको बोलने में एक प्रकार का ठहराव महसूस हो, जैसे कि शब्द है जलसा। जलसा का अर्थ मैंने बताया कि उत्सव होता है, और यदि हम इस प्रकार से लिखें और बोलें जल सा, यानी रुक के, यहाँ पे एक प्रकार का ठहराव पैदा हो रहा है, जल सा, इसका अर्थ है कि पानी की तरह या पानी के जैसा। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, संगम कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिन शब्दों या वाक्यों के उच्चारण में जहां भी बल का प्रयोग किया जाता है, यानी कोई शब्द हो तो शब्द में वर्णों के बीच में क्या होगा, एक प्रकार का बल पैदा हो जहां भी जिस भी वर्ण में। और यदि वाक्य होगा तो वाक्य में जो शब्दों का हम उच्चारण करेंगे तो वहां पे किसी भी शब्द में बल का प्रयोग अधिक होता है तो वो क्या कहलाते हैं, संगम, अनुतान, संयोग या बलाघात। तो वो स्थिति क्या कहलाएगी, बलाघात कहलाएगी। यानी राइट आंसर क्या है, बलाघात। यानी जिस भी शब्द या वाक्य पे अधिक बल पड़ता है वही स्थिति क्या होती है, बलाघात। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं, अघोष होते हैं, सघोष होते हैं या दोनों प्रकार के होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, जो स्वर हैं हमारे, यानी जो 11 स्वर हैं हमारे, वो सभी क्या कहलाते हैं, सघोष कहलाते हैं। सारे स्वर जो हैं वो सघोष होते हैं। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन की संख्या आपको बतानी है, 2 होती है, 3 होती है, 4 या 5। तो संयुक्त व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं, छत्र, ज्ञ और श्रा संयुक्त व्यंजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में त्र वर्ण का स्थान किस वर्ण के बाद आता है? जो हमारा त्र वर्ण है इसका स्थान किस वर्ण के बाद आता है डिक्शनरी में? तो जो मैंने आपको बताया था कि जो त्र है ये किससे मिलकर बना है, ता प्लस रा से मिलकर बना, यानी 2 वर्णों के मेल से ये बना है त्र। तो त्र का स्थान कहाँ पर आएगा डिक्शनरी में, ये शब्दकोश में, ता के बाद। क्योंकि जो पहला वर्ण होता है, जिन वर्णों से ये मिलकर बने होते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण, उन वर्णों का पहला जो वर्ण होता है उस वर्ण के बाद ही वह स्थान पाते हैं। तो आया समझ में कि त्रा का स्थान ता के बाद मिलेगा आपको? आया समझ में? तो ऑप्शन सही होगा पहला वाला, ता। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।